और पूनावाला फिनकॉर्प पर भीष्म खन्ना जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि अच्छी कंपनी है निवेश करने के लिए, और क्या इस तिमाही में जो इसे घाटा हुआ है, उसके बाद भी क्या इसको एक अच्छी कंपनी निवेश के लिए मान करके चला जाए? और ये पहले से निवेशित हैं मध्यम अवधि के लिए, यानी लगभग 2 साल के लिए। मैंने इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो इसके ये मेरे लिए पहले भी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था, अभी भी मेरे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर पाता इन्वेस्टमेंट। रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है उसको देखते हैं क्या करना है, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी में क्या डिसीज़न लेंगे खरीदने-बेचने का मुझे नहीं पता है। आप देखेंगे, आप खुद ही चार्ट लगाएँगे उसके बाद समझ जाएँगे कि इससे तो मतलब इसका रिज़ल्ट देखा या एक्स-रे रिपोर्ट देखा, दोनों तो एक ही चीज़ लग रही है। नहीं, एक्स-रे नहीं, क्या बोलते हैं उसको, इधर का जो करते हैं ईसीजी। हाँ, दोनों एक ही जैसा हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि पूना वाला फिनकॉर्प में अभी लॉन्ग टर्म व्यू लेना यहाँ से मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। एक चीज़ और आप समझ लें कि इतनी भी आसानी से ये गिरेगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो नंबर है ना, ये 270 का बॉटम वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, ओके? यहाँ से बाउंस हो चुका है और यहाँ के नीचे फ़िलहाल दिखता नहीं है। अगर रिज़ल्ट आ गया है, आप रिज़ल्ट देख के कह रहे हैं, तो आप समझिए कि अब यहाँ से ये और फ़िलहाल गिरने के मूड में नहीं है। ओके। वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की बात करेंगे, तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट मुझे हमेशा कैलकुलेटर लगता है -58 डिवाइडेड बाय 68। वैल्यूएशन एडजस्टमेंट में तो 30% भी गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट की बात में आप ये समझ लें कि 30%, तो अभी 370 करीब मान लीजिए, तो 370 माइनस 30% मतलब 260। देखिए फिर नंबर अपने आप ही आ गया, मैंने खाली नंबर इसीलिए कैलकुलेटर रखता हूँ कि मुझे हेल्प मिल जाता है। तो अभी हमने बात किया कि 270 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। वैल्यूएशन मैंने निकाल के देखा, लाइक रफ क्विक एस्टिमेट, तो मुझे लगता है कि 260 के आसपास का फेयर वैल्यू इसको मिल जाना चाहिए। तो नेट-नेट मामला ऐसा है आपके लिए कि जो इसका लो बन गया वो लो बन गया। इसके नीचे जाने की आपको ज़्यादा आशा रखनी नहीं चाहिए, और गया तो फिर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। दूसरी चीज़, ऊपर में चले जाइए। 430 कितना भी ये बढ़ जाएगा, आपको ये 430 के ऊपर जाने में ना इनको पूरा ये स्वेटिंग करेंगे, उसके पहले वो उसके ऊपर जाए नहीं पाएँगे जब तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके नहीं आ जाए। तो मुझे यही लगता है कि 430 आप ऊपर में समझ लें, और 200 ई में मत जाइएगा, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज़ 430 नंबर रख लीजिए और नीचे में 270 का नंबर रख लीजिए। बहुत वाइड फ्लक्चुएशन है, वहीं रहेगा, इससे ज़्यादा भी कुछ होने जाने को लगता नहीं। जी, लेकिन अचानक से इसमें इस तरह का घाटा, मतलब अच्छा भला परफ़ॉर्म करते हुए, मतलब 350-400 के रेंज में इनका मुनाफ़ा चल रहा था, प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स, और 250, 300, सवा 300 तक इनका चल रहा था, जो नेट प्रॉफ़िट है। अचानक से ये पौने 500 करोड़ रुपए का ये नेट प्रॉफ़िट में, मतलब नेट लॉस, ये क्या खेल हुआ है इसमें? कुछ वन टाइम आइटम है जो अगली तिमाही में ठीक हो जाएगा? अब ये फाइनेंसिंग प्रॉफ़िट क्या नेगेटिव है मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी ट्रैक नहीं किया इस चीज़ को। बिकॉज़ ये आपको जितना आपका प्रॉफ़िट बनता है उसका डबल झटका दे रहा है। तो ये क्या चीज़ है, फाइनेंसिंग मार्जिन क्या चीज़ है, इनका क्यों इतना नेगेटिव गया है? कहाँ पे इनको इश्यू आया है, वो देखना पड़ेगा। मैं चूँकि ट्रैक नहीं करता इनको, तो मुझे नहीं पता है, बट दैट इज़ वेयर द इश्यू लुक्स टू बी। जी। इसमें कुछ कारण शायद समझने को मिल सकता है, अगर इसकी हम खबरें देखें, तो ये क्या बता रहे हैं कि 471 करोड़ का लॉस हुआ है। नहीं, कुछ प्रोविज़निंग का मामला इसमें दिख रहा है। 666 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने कुछ प्रोविज़निंग की है। शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन के मामले में ये प्रोविज़निंग है, और इसके चलते ये अचानक से ये बड़ा घाटा दिख रहा है। तो ये प्रोविज़निंग का मतलब क्या है? कुछ एनपीए बढ़ने का चक्कर है, और शायद इसीलिए मार्केट ने भी इसको एक बार तो नेगेटिव लिया, लेकिन उसके बाद फिर वापस बाउंस आ गया वहाँ से।
हो सकता है वन टाइम इश्यू हो, पॉसिबल है, वो डिटेल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जी। एनपीए जहाँ तक है ना, एनपीए यहाँ से 2-3 क्वार्टर सँभलेंगे नहीं। डिपेंड करता है कौन कितना अपने को टाइटली मैनेज करके रख सकता है, वैसे आरबीआई तो खड़ा ही है सबके सिर पे, तो पहले वाला सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ से एनपीए बॉटम आउट हो चुके हैं, थोड़ा बहुत तो इश्यू रहेगा। आप देख ही रहे हैं ना, व वैसा लेंडर जो कि माइक्रो फाइनेंस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है, वैसे लेंडर को तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। लेकिन जिसका भी डाइवर्सिफ़ाइड रिटेल का फ़ोकस है, वहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, दो वहाँ पे आपको मार्जिन कम मिलेगा। जी।